and good morning to all of my dear students. Welcome to the video lecture in case of the subject physics, जहाँ पे हम बेसिक नॉलेज देखने वाले हैं, जिसकी मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में नंबर ऑफ ब्रांचेस बताए थे बेटा। अब उन्हीं ब्रांचेस के हम बेसिक नॉलेज की तरफ चल रहे हैं, जहां पे हमने सबसे पहले मोशन का नॉलेज क्लियर किया। अब उसके बाद हम फोर्स की तरफ चल रहे हैं। बस ऊपर ऊपर का नॉलेज देके बात वहीं पे खत्म करना हम ये नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि उस छोटे छोटे पॉइंट्स में कितने नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व है एंड ऑल द टर्म्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज। तो उसी में एक पार्ट हम देख रहे थे फोर्स का, जहां पे मैंने आपको कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट, मैग्नेटिक, टेंशन, ऐसा वैसा, ये सब बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर की थी। तो मुझे अच्छे से पता है कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डायरेक्ट फोर्सेस तक पहुंच गए थे। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन द बॉडी ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, व्हेन एरोप्लेन, जब एरोप्लेन एयर से ट्रैवल करता है, एट दैट टाइम एरोप्लेन के ऊपर में एक्ट होने वाला फोर्स डायरेक्ट फोर्स। सो इन दिस वे हमने देखा था उसके बारे में। अब हम एक नए फोर्स के बारे में देखने वाले हैं, और जिसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। व्हाट्स दैट? बैलेंस्ड फोर्सेस। तो चलो बेटा, अब हम इस बैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में आपको कुछ बताएंगे, लेकिन ना ही सिर्फ बताएंगे तो आपको समझा के भी कहेंगे। बैलेंस डाइट, बैलेंस कंडीशन, बैलेंस यानी स्टेबल, देयर इज नो एनी कॉजेस। सो सिंपल सी बात है, देखो द फिगर बिलो शोज अ ब्लॉक टाइड टू टू स्ट्रिंग एक्स एंड वाई। इफ वी अप्लाई अ फोर्स अलोंग राइट, द ब्लॉक बिगिंस टू मूव टू द राइट। अब देखिए, मैं बताती हूँ आपको क्या बताया है। सिमिलरली इफ वी अप्लाई फोर्स अलोंग लेफ्ट, द ब्लॉक मूव्स टू द लेफ्ट, but if the block is pulled from both the sides with equal forces, the block will not move. Yes, सिंपल सी बात है। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला है बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। आपको ये ब्लॉक दिख रहा है, फिर बाद में मैं आपको इमेजेस भी दिखाऊंगी। सो लिसन हियर, यहाँ पे आपको एक ब्लॉक दिख रहा है। अगर मैंने इस ब्लॉक के ऊपर में फोर्स अप्लाई किया राइट डायरेक्शन से, तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? राइट डायरेक्शन की तरफ। अगर मैंने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया लेफ्ट डायरेक्शन से, तो ब्लॉक किसकी तरफ आएगा? लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ। लेकिन अगर हमने इस बॉक्स पे दोनों साइड से सिमिलर फोर्स अप्लाई किया, इक्वल फोर्स अप्लाई किया, सेम फोर्स अप्लाई किया, तो ये बॉक्स मूव होगा क्या? नो, बॉक्स डजंट मूव, डज नॉट मूव। समझ में आ गई बात ये आपको? उसके बाद such forces are called balanced forces and do not change the state of rest or of motion of an object. और ऐसे फोर्स को कहते हैं बेटा बैलेंस्ड फोर्स। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज द बैलेंस्ड फोर्स एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। सिंपल सी बात है, when we apply the force towards right direction, then block moves towards right. When we apply the force toward left direction, then block moves towards the left. But two similar forces acting on both the sides of a block, then block will not move. Then this type of force is known as the balance. Not this, not this, this way. Not this. Are you getting? This force is known as the balanced force. समझ में आ गया? अब देखो, यहाँ पे डायग्राम दिख रही है आपको? डायग्राम दिख रही? देखो, ये बैलेंस्ड, अप अनबैलेंस, बैलेंस अनबैलेंस। जब दोनों साइड में 500 kg के बॉक्सेस है तो बैलेंस्ड, अचानक से ये 700 हो गया अनबैलेंस। सो इन दिस वे हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के कंसेप्ट को समझ सकते हैं इजीली। नाउ द स्टेट इज बैलेंस्ड फोर्स, नाउ द स्टेट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस अनबैलेंस, समझ में आ गया? वेरी गुड, समझेगा ही बेटा, क्योंकि इतना इजी जो मैं आपको बता रही हूं। उसके बाद अब बैलेंस का अपोजिट वर्ड आता है अनबैलेंस्ड फोर्स। सो यस, नाउ कंसीडर अ सिचुएशन वेयर टू अपोजिट फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड अलोंग एक्स एंड वाई। द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। यस, सी, अगर हमने
मैग्नेट, जैसे अभी आपको तो डायग्रामेटिकली है, जैसे देखो यहां पे अगर मैंने ब्लॉक के x डायरेक्शन पे लार्ज फोर्स अप्लाई किया और y डायरेक्शन पे जो फोर्स अप्लाई किया वो x डायरेक्शन के फोर्स से क्या है, कम। इधर मैंने 8 न्यूटन और इधर 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और इन दिस साइड 8 न्यूटन, तो ऑब्वियस है ये ब्लॉक कहां जाएगा, जिधर से फोर्स ज्यादा अप्लाई हुआ है। सिंपल नॉलेज है। देखो बेटा, बात सिर्फ समझ में आए उतना नहीं है, आपको कितने लेवल तक समझ में आ रहा है। हम JEE नीट के एग्जाम के लिए बैठते हैं, हाँ मानती हूँ लेवल हार्ड होती है, लेकिन क्या सही में सबसे पहले ही हम हार्ड लेवल पे पहुंच जाए? नो, नॉर्मल, मॉडरेट एंड देन हार्ड। सो इसीलिए नॉर्मल लेवल पहले समझ लो। एक बार आपको नॉर्मल लेवल समझ में आ गई, देन हार्ड एंड मॉडरेट लेवल आप इजीली क्रॉस कर सकते हो। बस थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन बेसिक एक बार कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, तो फिर कोई समय नहीं लगेगा। तो जैसे यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स का जितना सिंपल सा कंसेप्ट है, उतना ही सिंपल सा कंसेप्ट अनबैलेंस्ड फोर्स का है। अब देखो यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, एक साइड से 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, एक साइड से 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, आप भी बोलोगे जिस साइड से ज्यादा फोर्स अप्लाई किया उस साइड में बॉक्स मूव होगा। वही बात, वही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स में बताई गई है। कहाँ बताई गई है बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्स में। तो देखिए, बॉक्स would begin to move in the direction of the greater force. Now the unbalanced force, thus the two forces are not balanced and the unbalanced force acts in the direction of the block to move. This suggests that unbalanced force acting on an object bring it in motion. That means balanced force के केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहते, स्टेबल पोजीशन पे रहते, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स में ऑब्जेक्ट किस में आ जाते हैं? मोशन में। क्योंकि एक साइड से कम फोर्स, एक साइड से ज्यादा फोर्स, तो ब्लॉक चला कहाँ? जिसके पास पैसा ज्यादा उधर चली बॉडी, जिसके पास पैसा कम वहां कौन जाएगा भाई? सही बात है, बस वैसा ही है, जिस साइड में ज्यादा पावर फोर्स उस साइड बॉडी चली। मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स में बॉडी मोशन में आती है। ये एक मेन रीजन आपको यहाँ पे समझने को मिल गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट। अब जैसे देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रही, वहां पे एक स्मॉलर टेडी है, यहाँ पे बिग गर्ल है। अब ये गर्ल इजीली, अब यहाँ पे ये कंडीशन कौन सी है? अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है बेटा? ये अनबैलेंस्ड फोर्स की। टेडी ऊपर में, गर्ल नीचे में। ये डायग्राम जो आपको शो हो रही है वो अनबैलेंस्ड फोर्स की डायग्राम है। किसकी डायग्राम है बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्स की। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट, अब ये हुआ फोर्स के बारे में, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। डायग्रामेटिकली भी मैंने आपको समझा के बताया, और फिर भी आप कंफ्यूज ना होना। अब चलो, ये हो गए हमारे बैलेंस अनबैलेंस के बारे में। अब हम इन्हीं फोर्स को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे हमारे लॉज ऑफ मोशन में। कहाँ अप्लाई करेंगे? हमारे लॉज ऑफ मोशन में। तो चलो देखते हैं। इन केस ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इन केस ऑफ द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, चलो देखो। देखो बेटा यहाँ पे, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन? एक्चुअली देयर आर द न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, दिस इज स्टेप बाय स्टेप। अब आप बोलोगे मैम ये तो मोशन के है, फिर आप यहाँ पे क्यों लाए? आपने उस समय हमें वहां क्यों नहीं बताया? हाँ, क्योंकि वहां पे मैं आपको फोर्सेस से कहाँ इंट्रोडक्ट करवा चुकी थी। मुझे आपको पहले फोर्सेस बताना था, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, तब जाके तो कहाँ मैं लॉ ऑफ मोशन पढ़ा पाती। सो मैंने यहाँ पे अभी लॉ ऑफ मोशन दिया। तो देखो, इट स्टेट्स दैट every body continues in its state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is compelled by an external force to change that state. Everybody continues in its state of rest or of uniform motion along a straight line. हर बॉडी अपने रेस्ट पोजीशन में तब तक रहती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, या मोशन में वो तब तक नहीं आती जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता।
सिंपल सी बात है, मेरे हाथ में जो पेन है मैंने उसको टेबल पे रखा। जब तक मैं कल स्कूल में नहीं आऊंगी, क्लासरूम में नहीं जाऊंगी, पेन को हाथ नहीं लगाऊंगी, तब तक ये पेन टेबल पे ही पड़ा रहेगा, जब तक कोई दूसरी बॉडी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करती। जैसे फिलहाल के लिए अब ये रेस्ट में है, लेकिन मैंने अभी इसको उठाया, ना कि उठाया ताकि मैं लिखने भी बैठ गई, तो दैट मीन्स इट इज इन मोशन। लेकिन ये सब प्रोसेस होने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ा? एक्सटर्नल फोर्स, और यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। आर यू गेटिंग? आगे बात समझ में। और एक बात इसमें आपको पता चलेंगी, देखिए अब यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रही है बेटा, क्लियरली दिख रही है। ये स्मॉलर वेट बॉडी है, ये लार्जर वेट बॉडी है। ऑब्वियस है इसको मोशन में लाना है। अंकल ने उसको उसके झोंके को पीछे से टच किया, वो आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया। लेकिन मुझे बताइए, ये बॉडी लाइट वेट है, ये बॉडी हेवी वेटेड है, तो ऑब्वियसली इसको जब अंकल धक्का मारेंगे तो वो इजीली आगे पीछे जाएंगी, क्योंकि इसकी बॉडी का वेट कम है, मास कम है। इसके बॉडी का मास ज्यादा होने की वजह से, इसके बॉडी का मास ज्यादा होने की वजह से अंकल ने कितना भी पुश क्यों ना किए, लेकिन ज्यादा वेट की वजह से बॉडी बहुत दूर तक ना जा पाएंगी। यही न्यूटन्स का लॉ कहलाता है। यही बताता है कि जितना मास ज्यादा, वेट ज्यादा, उतना उसके ऊपर हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जितना मास कम, वेट कम, उतना कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा पत्थर उठाना है आपको, इतना बड़ा 10-12 किलो का, केजी का, बहुत ताकत लगेगी। लेकिन अगर एक छोटा सा पत्थर उठाना है तो इजीली आप उठा पाओगे। यही लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट है, जो एक न्यू कंसेप्ट को जनरेट करता है, एंड दैट न्यू कंसेप्ट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके, वो तो देखेंगे। तो ये हुआ लॉ ऑफ मोशन के बारे में, समझ में आ गया उसका स्टेटमेंट। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन फिजिक्स। सो ये हुआ बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इन केस ऑफ द न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में ही जितना डिटेल में हो सके मैं उतना आपको पढ़ा रही हूं। तो देखो अभी, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which the body is unable to change its state by itself in the absence of external force. Yes, right. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, लड़का झूले में बैठा था, उसको झूलना है, लेकिन वो जब तक अंकल ने उसको पीछे से पुश नहीं किया, वो रेस्ट से मोशन में नहीं आया। तो देखिए, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, by virtue of which the body is unable, unable है body, unable होना मतलब not able to change its state by itself. Inertia is nothing but one of the property of body by virtue of it. इस property की वजह से body is unable to change its state of itself, rest state by itself in the absence of external force. जब तक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तब तक बॉडी अपनी स्टेट चेंज करेगी क्या? नहीं। और अगर करती है तो वो किसकी वजह से? बॉडी के इनर्शिया की वजह से। दूसरी बात, जितना ज्यादा इनर्शिया होता है, बॉडी एक्सटर्नल फोर्स को उतना ही अपोज करती है। और इनर्शिया ज्यादा कब होगा? जब ज्यादा मास होगा। सिंपल सी बात है बेटा, हल्की फुल्की चीज हवा में यूं उड़ती रहती है, लेकिन भारी भरकम चीज जैसी की वैसी रहती है। क्यों? क्योंकि जितनी चीज हेवी उसका उतना इनर्शिया ज्यादा, जितनी चीज लाइट वेट उतना उसका इनर्शिया कम। और इसीलिए इनर्शिया कम है मतलब वो खुद को रेस्ट में नहीं ला सकती, खुद के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसको अपोज नहीं कर सकती। जैसे मुझे कोई ढकेल रहा है तो मेरी बॉडी का इतना वेट है कि मैं उस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज कर सकूं। लेकिन अगर कोई बहुत ही वीक इंसान, वीक लेडी यहां खड़ी है और उसको कोई अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो इजीली गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी का वेट कम था, मास कम था। सो दैट व्हाट हैपेंड,
इजीली गिर गई वो, क्योंकि इनर्शिया कम था। ये इनर्शिया का कंसेप्ट है, जितना ज्यादा मास उतना इनर्शिया ज्यादा और उतनी ताकत ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने की। जितना मास कम उतना इनर्शिया कम, उतनी ताकत कम एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने की। तो ये है इनर्शिया। सिर्फ किताबों में लिखे हुए सेंटेंस से बताई हुई बातें ज्यादा समझ में आती है। समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट, द इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स। अब इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो समझ में आ गई बेटा बात आपको? तो इस तरीके से मैंने आज इस वीडियो लेक्चर में आपको इनर्शिया, लॉज ऑफ मोशन, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बताया, ताकि ये नॉलेज आपको बेसिकली एक बहुत बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रूफ करने में हेल्प करे। अगर इन टॉपिक्स में आपके दिमाग में कोई न्यू इन्वेंशंस आते हैं तो आप हमें वो पूछ सकते हो, ठीक है? इसी टॉपिक्स को, इसी कंसेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।